की पहचान की थी। ये देखिए, एलन तथा रॉयन ने शिक्षण कौशलों की पहचान की थी। उन्होंने कुल 14 शिक्षण कौशलों को दिया है। 14 शिक्षण कौशलों को एलन तथा रॉयन ने दिया है और इन्होंने ही सबसे पहले इसकी पहचान की थी। कौन कौन से शिक्षण कौशल है, चलिए ये भी देख लेते हैं। सबसे पहला है उद्दीपन भिन्नता, विन्यास प्रेरणा, समीपता, मौन एवं अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया, छात्रों को पुनर्बलन, प्रश्न पूछना, खोजपूर्ण प्रश्न, विकेंद्रीय प्रश्न, छात्र व्यवहार का ज्ञान, दृष्टांत देना, व्याख्यान देना, उच्च स्तरीय प्रश्न, नियोजित पुनरावृत्ति और संप्रेषण पूर्णता। ये है एलन तथा रॉयन द्वारा दिया गया शिक्षण कौशल। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय शिक्षा शास्त्री बी.के. पासी ने बी.के. पासी में 1976 में शिक्षण कौशल को दिया है। उन्होंने कुल 13, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, 13 बी.के. पासी ने 13 शिक्षण कौशलों को दिया है। कौन कौन से हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। अनुदेशन उद्देश्यों को लिखना, पाठ्य की प्रस्तावना, प्रश्नों की प्रवाहशीलता, खोजपूर्ण प्रश्न, व्याख्यान कौशल, दृष्टांत देना, उद्दीपन भिन्नता, मौन तथा अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया, पुनर्बलन, छात्रों के कार्यों को प्रोत्साहन, श्यामपट्ट का प्रयोग, समीपता की प्राप्ति और छात्र व्यवहार की पहचान। ये दिया है बी.के. पासी ने। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को सिर्फ 8 शिक्षण कौशलों के बारे में पढ़ना रहता है। तो 8 शिक्षण कौशल कौन कौन से हैं, चलिए एक एक करके हम लोग इसके में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है पाठ प्रस्तावना कौशल, यानी लेसन इंट्रोडक्शन स्किल। इसमें क्या है, जब शिक्षक नया पाठ पढ़ाना प्रारंभ करता है तब सर्वप्रथम उस पाठ का संक्षिप्त परिचय देता है, जिसे कि भूमिका कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब टीचर कोई नया चैप्टर या नया टॉपिक स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो उस चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ बातें बताता है। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि उसने बस चैप्टर खोला और स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। वो पहले कुछ चीज़ें बताता है, ठीक है। अब वो उस चीज़ को कितने अच्छे से बताता है जिससे कि बच्चों का ध्यान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक पे अट्रैक्ट हो सके, बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ सके, बच्चों को मन में ये आ जाए कि हाँ आज तो कुछ हम लोग अच्छा सीखेंगे, आज तो हम लोग कुछ अच्छा पढ़ेंगे। तो इस तरीके से तो ये स्किल है पाठ प्रस्तावना कौशल। इसके लिए एज ए टीचर 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सा, छात्रों का पूर्व ज्ञान और समुचित युक्तियों एवं साधनों का प्रयोग। छात्रों के पूर्व ज्ञान से मतलब है कि जैसे नया पाठ प्रारंभ करते समय उससे संबंधित पूर्व ज्ञान छात्रों को है या नहीं। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई चैप्टर स्टार्ट करता है टीचर तो बच्चों को उसके बारे में पहले से पता ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके लिए टीचर को बच्चों को बताना चाहिए, उन्हें अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स या फिर किसी के भी माध्यम से बच्चों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। ठीक है, दूसरा है उचित युक्तियों एवं साधनों का प्रयोग। उचित युक्तियों एवं साधनों का प्रयोग इन सेंस की टीचिंग स्किल, मतलब शिक्षण की कौन सी यदि ऐसी विधि का उपयोग करें कि जिससे कि बच्चे अच्छे से अच्छे तरीके से सीख सकें। यह है पाठ प्रस्तावना कौशल। आगे हम लोग देखेंगे खोजपूर्ण कौशल। खोजपूर्ण कौशल प्रॉबिंग क्वेश्चंस स्किल। ये क्या है, इसको देखते हैं। शिक्षक जब कक्षा में पाठ के विकास के लिए प्रश्न पूछता है या पूर्व ज्ञान की जांच के लिए प्रश्न करता है तब छात्र उत्तर देने में समर्थ नहीं होते। मैंने बताया ना, जब टीचर जो है कोई क्वेश्चन करता है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सभी बच्चों को वो चीज़ पता ही हो या उसके बारे में नॉलेज हो, नहीं पता होता बहुत सारे बच्चों को। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक छात्रों से सही उत्तर निकलवाने के लिए कुछ खोजपूर्ण प्रश्नों की सहायता लेता है, जिससे छात्रों को सही उत्तर ढूंढने में सहायता मिलती है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के अंतर्गत ही आते हैं। इस कौशल के कुछ तत्व हैं, कौन कौन से चलिए जानते हैं। अनुबोधन क्रिया, अधिक सूचना प्राप्ति प्रविधि, पुनर्केंद्र प्रविधि और पुनर्निर्देशन प्रविधि,
समीक्षात्मक अभिज्ञानता वृद्धि में प्रविधि। ठीक है, ये इसके कुछ एलिमेंट है प्रॉबिंग क्वेश्चंस स्किल के। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा कौन सा है? व्याख्यान कौशल, स्किल ऑफ लेक्चरिंग, व्याख्यान कौशल। इसमें है कि शिक्षक अपने शिक्षण में सबसे अधिक व्याख्यान कौशल द्वारा ही अपने विचारों एवं प्रत्ययों को छात्रों तक पहुंचाता है। बिल्कुल सही बात है। सबसे ज़्यादा जो है वो व्याख्या के द्वारा ही टीचर जो है अपनी बातों को बच्चों तक पहुंचाता है। वो जितने ज़्यादा एग्जाम्पल, जितने ज़्यादा उसको अच्छे से डील करेगा, बच्चों तक पहुंचाएगा, तो बच्चे उतना ही अच्छे से नॉलेज को, उससे रिगार्डिंग, टॉपिक से रिगार्डिंग नॉलेज को अच्छे से गेन करेंगे। ठीक है, इस कौशल तथा विधि का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, जबकि इसके दोष भी बहुत है। जाहिर सी बात है, अच्छी चीज़ है तो अच्छी चीज़ की अच्छाइयाँ भी बहुत होती है और बुराइयाँ भी बहुत होती है। फिर भी यह शिक्षण की एक प्रमुख विधि मानी जाती है, इसको हम लोग नकार नहीं सकते। इस व्याख्यान विधि को प्रयोग करने के लिए तत्वों का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं अब इसके कौन कौन से तत्व हैं। सबसे पहले व्याख्यान प्रारंभ करने का कौशल, जिसे विन्यास प्रेरणा भी कहते हैं। व्याख्यान प्रारंभ करने का कौशल होना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना कौशल व्याख्यान देने से पहले, मतलब मेन टॉपिक पढ़ाने से पहले इंट्रोडक्शन स्किल बहुत ज़रूरी होता है। तभी बच्चों का जो है वो ध्यान आपके मेन टॉपिक पे अच्छे से आएगा। ठीक है, तो दूसरा है भाषा सहज एवं सुबोध होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बोलने की सहजता होनी चाहिए। रुचिकर युक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। रुचिकर युक्तियों का प्रयोग करने से ही बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो पाठ में बना रहता है। जैसे कि डेमो दिखाना और बहुत सारे एग्जांपल्स देना, चार्ट दिखाना, टीचिंग मेथड पे डिपेंड करता है। पाठ गति का औचित्य, दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग, ठीक है, और शिक्षण बिंदुओं को दोहराना, अंतःक्रिया में परिवर्तन और व्याख्यान का समापन, ये भी एक कला है टीचिंग स्किल की। ठीक है, कि लेक्चर को कैसे हम लोग फिनिश करते हैं। आगे देखते हैं कौन सा कौशल है। तो यह है श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल यूजिंग ऑफ ब्लैक बोर्ड स्किल, इसको देखते हैं। कक्षा अध्यापन में दृश्य साधन के रूप में श्यामपट्ट ही सर्वाधिक उपयोग में आता है। तो सही है कि ब्लैक बोर्ड का यूज़ सबसे ज़्यादा टीचर जो है करता है। ठीक है, श्यामपट्ट का उचित, सही एवं विधि पूर्वक उपयोग पाठ को प्रभावी बनाने में बहुत सहायता करता है। अध्यापक को श्यामपट्ट कार्य में पारंगत होना चाहिए। ताकि वह इस साधन का मीन्स ब्लैक बोर्ड का कुशलतापूर्वक उपयोग करके पाठ को सफल बना सके। अब श्यामपट्ट कौशल के भी कुछ तत्व हैं। कौन कौन से हैं? लेख स्पष्ट हो और वह पढ़ा जा सके। दूसरा है श्यामपट्ट कार्य स्वच्छ व विधिवत हो। तीसरा है यह कार्य उपयुक्त एवं पाठ से संबंधित हो और पाठ के विकास में सहायक हो। ऐसा नहीं है कि टॉपिक से हट के ही चीज़ें को टीचर पढ़ाने लगे तो बच्चों का मन जो है वहाँ से हट जाता है, क्योंकि वो तो टॉपिक से हट जाता है। ठीक है, और बीच बीच में टीचर को बच्चों से प्रश्न भी पूछना चाहिए। श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग यहाँ पे हम लोग ने देखा। आगे देखते हैं वाद विवाद कौशल, स्किल ऑफ डिस्कशन। स्किल ऑफ डिस्कशन भी एक कौशल है। क्या है देखते हैं। इस कौशल को वाद विवाद कौशल या फिर छात्र क्रियाशीलता में वृद्धि का कौशल भी कहते हैं। मतलब बच्चे जितने ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे, वाद विवाद करेंगे तो उनकी नॉलेज उतनी ही ज़्यादा ग्रो करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो टीचर ने बता दिया बस वही सही है और बच्चे उसी को याद कर लिए, ऐसा नहीं है। बच्चों के मन की जो भी प्रश्न हो वो उनको पूछना चाहिए अपने टीचर से। तो टीचर का भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों को वो एज अ फ्रेंड, ना कि एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड वो अपने बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे उनसे भी उतना ही क्लोज रहेंगे और प्रश्न करेंगे। तो देखते हैं, शिक्षण करते समय यदि छात्र भली प्रकार शिक्षण क्रियाओं में भाग ले, प्रश्नों का उत्तर दे, प्रश्न पूछना,
अपनी बात कहना अथवा नई विचारधारा का प्रतिपादन करना आदि पाठ्य वस्तु को भली प्रकार समझने में सहायता मिलती है। ठीक है, वाद विवाद करने से कॉन्सेप्ट जो है बच्चों का, वो कहने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट, टॉपिक के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है बच्चों का, वो वाद विवाद कौशल के जरिए ही पूरा होता है। टीचर को बच्चों के प्रश्न पर झल्लाना नहीं चाहिए, उनकी क्यूरियोसिटी को दूर करना चाहिए। ठीक है, इसलिए टीचर को हमेशा डाउन टू अर्थ होना चाहिए। इस कौशल के देखिए बहुत सारे लाभ हैं। कौन कौन से लाभ हैं, चलिए वो देखते हैं। छात्रों का ध्यान केंद्रित होता है और पाठ्य वस्तु पर चिंतन का उन्हें अवसर मिलता है। दूसरा है, छात्रों को सामूहिक रूप में जो मान्यता मिलती है उससे उनकी सहज प्रवृत्ति की भी संतुष्टि होती है। तीसरा है, छात्रों को पाठ्य वस्तु के समझने में सहायता मिलती है, मीन्स कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। चौथा है, शिक्षक को अपने अध्यापन का सही मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है और उसे विकास करने का अवसर भी मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप वाद विवाद कौशल आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। उदाहरण सहित दृष्टांत तथा व्याख्या का कौशल, स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विथ एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनिंग। क्या है, शिक्षण में कुछ प्रत्यय तथा तथ्यों का स्वरूप अमूर्त होने पर उनका दोषगम्य कराना कठिन होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको कि हम लोग बस कह के या पढ़ा के नहीं क्लियर कर सकते, उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे एग्ज़ाम्पल। हमें बहुत सारे एग्ज़ाम्पल की ज़रूरत होती है, या फिर कुछ दिखा के, या फिर जैसे कि इन परिस्थितियों में शिक्षक उदाहरण सहित कुछ दृष्टांतों की सहायता लेता है। मतलब कुछ अलग से दिखाता है, जैसे चार्ट हो गया या फिर ब्लैक बोर्ड पे कुछ बना दिया, एग्ज़ाम्पल्स ले लिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी सहायता से जो टीचर है वो टॉपिक को अच्छे से समझा सकता है, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, उदाहरण सहित दृष्टांत ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं जिनमें विशिष्ट प्रत्यय या सिद्धांत का प्रयोग किया गया हो। इस कौशल से प्रत्यय अथवा सिद्धांत की व्याख्या या स्पष्टीकरण किया जाता है, जिसमें उदाहरण तथा दृष्टांत का समुचित रूप में उपयोग किया जाता है। शिक्षक को इसके प्रयोग हेतु निम्नलिखित क्षमताओं का विकास करना चाहिए। कौन कौन सी क्षमताओं का विकास करना चाहिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है प्रत्यय, सिद्धांत, विचार तथा तथ्य से संबंधित उदाहरण तथा दृष्टांत को चयन करने की क्षमता। मतलब जो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं वह टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, जो भी हम सिखा रहे हैं उससे रिलेट करके एग्जाम्पल को हमें देना चाहिए। दूसरा है दृष्टांत को कक्षा में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता। मतलब जो भी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं उसको हम किस तरह से बच्चों के सामने प्रस्तुत करें जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को गेन कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस एग्जाम्पल बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया और छोड़ दिया, बच्चों को आए चाहे ना आए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तीसरा है उसकी सहायता से शिक्षण एवं सिद्धांत को स्पष्टीकरण तथा बोधगम्य कराने की क्षमता। ठीक है, आई होप उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग पुनर्बलन प्रदान करने का कौशल, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब रीइंफोर्समेंट क्या है ये भी देख लेते हैं हम लोग। शिक्षण अधिगम क्रिया को प्रभावशाली तथा तीव्र करने में पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है। शिक्षक को इसके लिए अनेक प्रकार की युक्तियों की सहायता लेनी होती है। छात्र सही उत्तर देने का प्रयास करते हैं, शिक्षक छात्रों के सही उत्तरों की प्रशंसा करते हैं, छात्रों को प्रोत्साहन के साथ उनकी अनुक्रियाओं की सही या गलत होने की जानकारी भी देते हैं। यदि शिक्षक ऐसा करने में सफल रहता है तब छात्र अपनी अनुक्रियाओं में उत्साह नहीं दिखाते हैं। ठीक है, यदि शिक्षक ऐसा करने में असफल रहता है तो छात्र अपनी अनुक्रियाओं में उत्साह नहीं दिखाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि बच्चा जब कोई काम कर देता है या होमवर्क, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि होमवर्क करके ले आता है, तो गलत करे या सही करे, उसने करके लाया तो हम लोग चेक करते हैं एज ए टीचर। जब टीचर चेक करता है
तो अगर उत्तर सही है तो बच्चों की प्रशंसा करनी चाहिए, मीन्स बच्चों को इन्फोर्समेंट, उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चे जो है आगे से चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो पुनर्बलन कौशल भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है विधेयात्मक या फिर सकारात्मक पुनर्बलन, दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन में है, इसके द्वारा छात्रों के वांछित व्यवहार को प्रबल बनाया जाता है, और नकारात्मक पुनर्बलन में है, इससे छात्रों की गलत या अवांछित व्यवहार को दुर्बल या फिर दूर करने की चेष्टा की जाती है। कैसे, चलिए देखते हैं। सकारात्मक पुनर्बलन या विधेयात्मक पुनर्बलन हेतु अध्यापक ऐसे व्यवहार अपनाता है जिससे छात्र पाठ में अधिक से अधिक भाग ले सके। जैसे कि इनमें अध्यापक को अच्छा, शाबाश, हाँ हाँ ठीक है इत्यादि चीज़ों को प्रयोग करना चाहिए, या फिर मुस्कुराना चाहिए, सिर हिलाना चाहिए, या फिर हाथ से संकेत देना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों में है जो वह अच्छा प्रभाव पड़ता है और उत्साह भी बच्चों का वो बना रहता है। और नकारात्मक पुनर्बलन में अध्यापक का व्यवहार आता है, वह व्यवहार आता है जिससे छात्रों को गलत व्यवहार से रोकना अभिष्ट है। जैसे कि गलत उत्तर आने पर अध्यापक का नहीं, ऐसा नहीं, ओहो, या सिर हिलाना, हाथ से बैठ जाने के संकेत देना। इस तरीके से करने से जो है बच्चों में उनको पता चल जाता है कि हाँ हमने गलत किया है, आगे से ऐसा नहीं करना है, तो ये चीज़ बच्चों में आ जाती है। इसलिए पुनर्बलन जो है हमेशा बच्चों को देना चाहिए, चाहे वो नकारात्मक हो या फिर सकारात्मक। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है हमारा उद्दीपन परिवर्तन कौशल, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। अभी ये क्या है इसको देखते हैं। शिक्षण की सफलता का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शिक्षक छात्रों के ध्यान या फिर अवधान को आकर्षित कर पाठ्य वस्तु पर केंद्रित कराए रखे। इस प्रयोजन हेतु वह अभी अपनी जगह से चलकर श्याम पट के समीप आता है, कभी छात्रों के बीच जाकर उनसे प्रश्न पूछता है, या कभी हाथ के इशारे करता है, कभी चेहरे के हाव भाव लाकर अपनी बात कहता है। कभी कभी वह छात्रों का ध्यान देने या इधर उधर देखने को कहकर कुछ समझाता है। कभी वह प्रश्न पूछता है, कभी छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देता है, कभी वह चित्र या वस्तु दिखाता है। इन सेंस कहने का ये मतलब है कि टीचर को एक जगह बैठ के ही टीचिंग अपने पाठ को नहीं पढ़ाना चाहिए, उसे चलते रहना चाहिए, कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, उसे एक्टिव रहना चाहिए। अगर टीचर एक्टिव रहेगा तभी बच्चे भी एक्टिव रहेंगे। इसके लिए उसे कभी कभी चलना रहता है, अपनी मुद्रा बदलनी रहती है, अपने एक्सप्रेशंस, वो कुछ भी पढ़ा है वो एक्सप्रेशंस जो है वो बच्चे को बहुत इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए उद्दीपन परिवर्तन कौशल, इसके भी कुछ तत्व हैं। कौन कौन से हैं चलिए देख लेते हैं। पहला है संचलन, हाव भाव इंगित, वाक परिवर्तन, केंद्रण, अंतःक्रिया शैली परिवर्तन, विराम, मौखिक दृश्य बदलाव। ठीक है, ये सारे जो हैं वो उद्दीपन परिवर्तन कौशल के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आई होप टीचिंग स्किल के रिगार्डिंग ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि लोग और भी इससे ज़्यादा जुड़ सके इस चैनल से। ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।